अच्छा है ना। तो इसमें बेटा जो स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड के जो ये टाइप हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग ने इतना बात कर लिया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग हो जाती है। एज पॉसिबल एज, मतलब जितना पॉसिबल है, जितने एक्सटेंट तक हो सकती है पेयरिंग, वो हो जाती है, ठीक है। और है ना, वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं बेटा, ये कैपेबल नहीं होते हैं पेयरिंग कराने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाते हैं। तो बस यहीं तक हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक एक सीरीज डिफाइन की गई, थ्योरेटिकली एक सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, और उस सीरीज से हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और उस सीरीज को क्या बोलते हैं, उसका नाम है, लिख लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सर शॉर्टकट में SCS भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो बेटा बोलो। सर रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ना। नहीं सर, मैंने मतलब नेटवर्क इशू हो रही है ना, तो क्लास के बाद तुरंत देख लूंगा। वैसे बच्चों को अलाउ करना मना कर दिया गया यार हम लोगों को, तभी मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दे दूंगा, परेशान नहीं हूँ। मैं वैसे भी भेज देता हूँ, कभी बार भले ही भूल जाऊं, अदरवाइज मैं भेज देता हूँ, ओके सर। ठीक है। देखो बेटा, इसमें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम लोग बात करें, लीगेंड्स को, लीगेंड्स को उनके स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। In spectrochemical series, ligand are arranged. Ligand are arranged in increasing order of their strength. ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें लीगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इसकी एक सीक्वेंस है, वो आप साथ साथ लिखते जाना मेरे, ठीक है। देखो, सबसे जो वीक फील्ड लिगेंड होता है है ना, वो होता है I-। वो क्या होता है, आयोडाइड आयन। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में होता है ब्रोमाइड आयन, ठीक है। इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग और होता है सल्फाइड आयन, और स्ट्रॉन्ग थायोसाइनाइड आयन, ठीक है। इसके बाद क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, OH हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद यूरिया, क्योंकि यूरिया भी एक लीगेंड होता है। और अल्कोहल में, अल्कोहल लिख सकते हो, या सबसे स्टैंडर्ड अल्कोहल एथेनॉल लिख लो। फिर ऑक्सलेटो हो गया, ऑक्सलेट आयन। फिर ऑक्साइडो लीगेंड हो गया। फिर वाटर हो गया, ठीक है। वाटर के आगे NCS-। इसके बाद लिख लो EDTA, EDTA4-। अमोनिया, pyridine, EN, डाईपीरिडीन, DIPY, ठीक है। इसके बाद फिनेंथ्रोलीन, PHEN। फिर NO2-। फिर ट्राइफेनिल फॉस्फीन,
फिर साइनाइड आयन, और सबसे आगे बैठा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑर्डर है बेटा। इस पेट्रोकेमिकल सीरीज में जो लीगेंड्स का स्ट्रेंथ, लीगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करें तो ये सीक्वेंस आता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पेट्रोकेमिकल सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। इस सीरीज को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये ऑर्डर है। ठीक है, लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है, और इस सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पेट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये लिख भी लो, ये ऑर्डर में क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हो वैसे वैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो देखो ये ऑर्डर होता है। अब देखो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि जो वाटर है, वाटर को के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो इसको, कि जैसे वाटर है बेटा, वाटर के आगे वाले जितने भी लिगेंड है बेटा, वाटर से आगे जितने भी लिगेंड बैठे हुए हैं ये सभी एसएफएल है, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वाटर के आगे वाले क्या है बेटा, सभी एसएफएल। एसएफएल मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस ठीक सर। है, ये भी एसएफएल है, ये वाले भी एसएफएल, ये सब एसएफएल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वाटर एज वेल एज वाटर से कम स्ट्रेंथ वाले ये सब क्या है, ये WFL, ये वीक फील्ड है ना। वाटर वाटर भी वीक में ही आता है, वाटर और वाटर से कम स्ट्रेंथ वाले सभी वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो ऐसे उसको समझ सकते हो कि वाटर के आगे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वाटर के पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, फिर भी अगर बोला जाए कि क्या सर ये लिस्ट हमें याद करनी है ना, क्योंकि मतलब वाटर के आगे कौन कौन से बैठे हुए है ना, ये जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो देखो इसको याद करने के लिए तो मैं तुम लोग को नहीं बोलूंगा, वैसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद करो सीरीज। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और इसमें लीगेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लीगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। फिर अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लो आपके कॉम्प्लेक्स में अमोनिया आ गया, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अमोनिया SFL है कि WFL है ना, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है और या कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक समझ लो। तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब याद करने से बच जाओगे, अदरवाइज फिर याद करना पड़ेगा। देखो, ट्रिक टू आइडेंटिफाई SFL एंड WFL। देखो, कोई भी लिगेंड को आपको पता लगाना है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसके लिए आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो समझो इसको। आप क्या करो, आप ये याद कर लो, एक ऑर्डर है CP नॉक्स, है ना। आपको क्या याद रखना है, CP नॉक्स याद करना, CP नॉक्स। ठीक है, क्या याद रखना है, CP नॉक्स, है ना। आइनॉक्स तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, तो आइनॉक्स की जगह CP नॉक्स याद रखना है। ठीक है, तो ये याद करने से क्या मुझे ऊपर वाली लिस्ट याद हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। देखो, हम लोग को पता यही लगाना होता है कि कौन सा SFL है, कौन सा WFL। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर लाइन लगा दी। ठीक है, देखो, कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन, फिर बॉर्डर लाइन ऑक्सीजन और हेलोजन। क्या मतलब है, देखो
ये जो एटम मैंने लिखे हैं ये एक्चुअली डोनर एटम है, ये एक्चुअली डोनर साइट है, क्योंकि बेटा लीगेंड में कोई एक एटम या कुछ पर्टिकुलर एटम ही होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, देते हैं, लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो एटम लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ये क्या है बेटा, ये डोनर एटम है, डोनर साइट है बेटा। और जैसे कार्बन, तो कार्बन मतलब सी मतलब कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन ऐसे सभी लीगन जिसमें कार्बन एज ए डोनर एटम होता है, बोलते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर है ना, क्या वॉइस नहीं आ रही? सर आ रही है। सब क्लियर है। आ रही है। अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है, वैसे ज्यादातर बच्चों को आ रही है, तो फिर मेरी साइड से तो इसका तो नेटवर्क सही ही होगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो बीच में अनस्टेबल हो जाता होगा। तो देखो इसमें अगर आप शुरुआत में देखो तो शुरुआत में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा सीओ, और सीओ में डोनर एटम कौन है, कार्बन है। और सेकंड नंबर में साइनाइड, इसमें भी डोनर एटम क्या है, कार्बन है। तो कार्बन डोनर वाले बोलते हैं कि सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, मतलब इन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मतलब इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस डोनर वाले आ जाते हैं, मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें फास्फोरस एटम क्या होता है, डोनर होता है। तो वैसे लिस्ट में इसमें, अच्छा लिस्ट में बहुत सेलेक्टिव लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो लीगेंड केवल इतने ही थोड़ी ना होते हैं, आप लोग लिस्ट बना चुके हैं, लीगेंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड वाले लिखे गए हैं यहाँ पे। जैसे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, अब इसकी जगह अगर आप बोलो कि PME3, तो बेटा ये इसी फैमिली को बिलोंग कर जाएगा, PET3, क्योंकि इनमें सभी में डोनर एटम कौन है, फास्फोरस ही। तो कार्बन डोनर के थोड़ा सा लेस स्ट्रेंथ होती है फास्फोरस डोनर वालों की, ठीक है। और उसके बाद इस सीरीज में कौन से लीगेंड बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन डोनर, ठीक है। देखो नाइट्रोजन डोनर NO2 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्रोजन होता है डोनर, ठीक है। वो ऑक्सीजन नहीं डोनर होता है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो चीज समझ में आएगी कि ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा वो। PHEN का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ाई है, उसमें भी आपने याद होगा कि नाइट्रोजन इथाइलिन डोनर, डायमीन। एथाइलिन डाइमीन तो EN होता है ना, PHEN ये होता है फिनेंथ्रोलिन। तो फिनेंथ्रोलिन में भी नाइट्रोजन ही डोनर होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना। अब जैसे डाइपिरिडिन है, तो डाइपिरिडिन भी, डाइपिरिडिन में देखो कौन सा डोनर एटम होता है, नाइट्रोजन ही होता है ना। अब जैसे EN है, हाँ EN ये है, EN जो आप कह रहे हैं ना एथिलीन डाइमीन, वो ये है CH2NH2 CH2NH2 है ना, इसमें नाइट्रोजन होते हैं दोनों। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेरिडिन में नाइट्रोजन डोनर, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर, EDTA में 4 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं, NCS नाइट्रोजन डोनर। तो नाइट्रोजन डोनर वाले सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऐसे आप समझो कि कार्बन डोनर, फास्फोरस डोनर और नाइट्रोजन डोनर, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, SFL, ठीक है। किसी भी लिगेंड में डोनर एटम, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें लिगेंड में डोनर एटम बस आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और अगर डोनर एटम कार्बन दिख जाए तो इसको SFL बोल देना, फास्फोरस SFL हो जाएगा, नाइट्रोजन डोनर है तो भी SFL हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर किसी लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर हो गया, ऑक्सीजन एटम लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो समझ जाना वो WFL है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली का एक मेंबर होता है सल्फर, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी डोनर हो तो भी वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। और X तो आप पहचान ही गए होंगे, X मतलब हेलोजन। तो हेलोजन एटम अगर डोनर है तो भी वो लिगेंड क्या हो जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड,
तो ऐसे लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम प्रेजेंट होता है या सल्फर या फिर हेलोजन, वो सभी क्या होते हैं, WFL होते हैं, है ना। देख लो आप लिस्ट में, इसको आप समझ लो। जैसे वाटर, वाटर कोई पूछे क्यों वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सलेट आयन में स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ऑक्सलेट आयन में, है ना, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन डोनर होते हैं। एथेनॉल में ऑक्सीजन डोनर, है ना। यूरिया, अच्छा यूरिया एक इसका एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, यूरिया में नाइट्रोजन डोनर होता है बट वो वीक फील्ड लिगेंड में आता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नहीं आता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन कॉन्जुगेशन भी होता है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर लेता है। OH- में ऑक्सीजन डोनर है और वीक फील्ड लिगेंड। नाइट्रेट, अच्छा बताओ नाइट्रेट में कौन सा एटम डोनर होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ। देखो नाइट्राइट में नाइट्रोजन डोनर होता है, लेकिन नाइट्रेट में अगर आप स्ट्रक्चर से समझ लो, जैसे नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर आप बनाओ तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ठीक है, O-O, तो इसमें नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर जो एक होता है वो कोऑर्डिनेट कर चुका है, और इसमें ऑक्सीजन, ये जो जिसपे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है ये है डोनर। तो नाइट्रेट आयन में ऑक्सीजन एटम डोनर होता है। ये सब हैलाइड हो गए, हैलाइड तो बेटा सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और ये दोनों सल्फर डोनर, सल्फर डोनर वाले भी क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो आपको बस इतना भी पता होगा तो आप क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखो क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसमें लीगेंड जो होंगे वो हो सकता है कि सारे लीगेंड अमोनिया हो, ठीक है, या सारे लीगेंड वाटर हो, सारे लीगेंड ऑक्सीडेटिव हो, तो या हो सकता है कि 2 लीगेंड हो बहुत ज्यादा, या 3 लीगेंड हो, या 4 लीगेंड हो। तो हम लोग बस लीगेंड जो भी बैठे होंगे डब्बे के अंदर, जो भी लीगेंड्स बैठे होंगे उनके डोनर एटम बस देख लेंगे, और डोनर एटम देख के हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही तुम्हें देखना होता है। अच्छा ये रिलेटिव ऑर्डर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि कार्बन से लेस डोनर फास्फोरस है, फास्फोरस से लेस डोनर नाइट्रोजन है। तो वो जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, वो भी तुम लोग को फिर धीरे धीरे आपको पूरा याद भी हो जाएगा। पहले CO है, फिर CN है, फिर PPS3 है, फिर नाइट्रोजन NO2- है। लेकिन अभी शुरुआत में आप बस इतना याद रखो स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये नहीं कि आप वो लिस्ट याद करने बैठ जाओ, कोई नेसेसरी नहीं, जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई यस सर। ना? अच्छा इसकी, हाँ इसकी एक लिमिटेशन भी है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहो तो इसकी एक लिमिटेशन भी है। ये जो हम लोग SFL और WSFL की बात कर रहे हैं ये केवल 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। SCS is only applicable for 3D series मेटल। तो बेटा अगर कोई D ब्लॉक मेटल है और वो 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है ना, मतलब सेंट्रल एटम देख लीजिएगा कि अगर 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है तभी वहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये केवल 3D सीरीज के ही लिए एप्लीकेबल है, ये इसकी लिमिटेशन है। 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए ये जो सीरीज है ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट वैलिड फॉर 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे कि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके साथ सभी लीगेंड SFL की तरह बिहेव करते हैं। 4D 5D के साथ मतलब ये जितने भी है ना ये सब सिकंदर बन जाते हैं, मतलब ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते ही हैं, वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं विद एलिमेंट ऑफ
4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हम लोग ये ऑर्डर पढ़ रहे हैं या SFL या WFL की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिगेंड को, ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? 3D सीरीज एलिमेंट के लिए। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब देखो एक, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ लिगेंड लिखूंगा, बस आपको मुझे बताना है कि वो SFL है कि WFL। फिर थोड़ी प्रैक्टिस होनी जरूरी है आप लोगों की। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिगेंड इनटू SFL और WFL। ठीक है, देखो भाई, जैसे पहला लिगेंड लिख लो आप EN। ठीक है, EN को आप चलो पहले लिख लो, फिर एक तरफ से फिर डिस्कस करेंगे। EN लिख लो, फिर आप लिख लो ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो का ये सिंबल लिखो OX2-। ठीक है, और इसमें लिखो ONO-। ठीक है, चलो इतने ले लेते हैं। तो ये कुछ लिगेंड हैं, अब हम लोग को बस इनको क्लासिफाई करना है इन लिगेंड को कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। SFL की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की WFL को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, जिससे मैं पूछूंगा चलो वही बताया वो मुझे। चलो भाई, कौन बताएगा? तनिष्क बताओ बेटा, तनिष्क कपूर। EN को क्या कहना चाहोगे? SFL बोलना ठीक रहेगा कि WFL? सर SFL। SFL है ना। SFL इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कौन सा एटम डोनर होता है? किस क्या सर? एटम के रिस्पेक्ट? हाँ, इसको SFL क्यों बोलेंगे? रीजन क्या है? नाइट्रोजन दोनों को। ठीक ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि EN का स्ट्रक्चर जब खोलोगे तो उसमें देखोगे कि नाइट्रोजन डोनर होते हैं, और नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आपको कनेक्ट करना है चीजों को, है ना। ठीक है, गुड आंसर, आपने बिल्कुल सही बताया है। यस बताओ, चलो बेटा। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो कैसा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, क्या बोले इसको? सर WFL। सर WFL। WFL, ठीक है ना। WFL क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डोनर है। ऑक्सीजन डोनर है ना। ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसमें कौन बताएगा? वंशिका बताओ। ONO-। इसमें WFL सर ऑक्सीजन डोनर है। ठीक, बहुत अच्छा। तो ये कई बार आपको वो एम्बिडेंटेट लिगेंड भी दिखेंगे, है ना। और एम्बिडेंटेट लिगेंड में जो सबसे लेफ्ट साइड एटम होता है वही डोनर होता है। तो इसमें ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर इसलिए WFL हो गया। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, और बेटा चलो संजना बताओ। संजना। सर SFL फॉस्फोरस डोनर। SFL है ना, PME3 फास्फोरस डोनर, बहुत बढ़िया। तो बस आप लोगों को यही चीज समझनी है, ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फास्फोरस डोनर मतलब SFL। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन बताएगा भाई? मोहम्मद कैफ बताएंगे, चलो। सर मोहम्मद SFL कैफ। है। DMG SFL। ये तुम इंडियन टीम वाले मोहम्मद कैफ तो नहीं हो यार? नो सर।
अच्छा अच्छा, चलो भाई बढ़िया। डीएमजी है ना, डीएमजी का स्ट्रक्चर आप अगर देखो, आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन डोनर होते हैं, है ना। और नाइट्रोजन डोनर होने की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। अच्छा, एसी एसी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, 2 बार एसी चलाना पड़ रहा है। चलो कौन बताए, कृतिका बता दो, कृतिका मिश्रा। एसी एसी कैसा लिगेंड, ऐसा पहले डब्ल्यू। हाँ, सर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एसी एसी में कौन सा एटम डोनर होता है? सर ओ है, सर ओ डोनर होगा। ओ डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है गुड। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, एसी एसी में ऑक्सीजन डोनर होता है, इसलिए डब्ल्यू होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई बच्चा डीएमजी में कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे तो बताओ। डीएमजी में नहीं रहता है, नाइट्रोजन होता है। देखो मैं स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन देखो ये सब बताया ना, ये स्ट्रक्चर आप लोग बार बार देखो, है ना, तो आप लोग को बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे वो आधा अधूरा कंफ्यूजन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। देख लो अच्छे से अभी लोग, ये आपका डीएमजी है ना। और डीएमजी में मैंने शायद बताया भी था कि ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन की तरफ से दे सकता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की तरफ से वो देता है किसी मेटल को लोन पेयर, तो उसमें किलेट रिंग 6 मेंबर बनने लगती है, ठीक है। लेकिन जब वो दोनों नाइट्रोजन की तरफ से देता है, तो इसमें किलेट रिंग 5 मेंबर बनती है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है किलेट रिंग, क्योंकि ये किलेट रिंग हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 5 मेंबर रिंग बेटा ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए देखो मैंने शायद नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है कि दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं डीएमजी में, दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए डीएमजी स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एसी एसी में ऑक्सीजन डोनर होते हैं, है ना, तो ये डब्ल्यू एफ एल होता है, ठीक है। तो कोई भी लिगेंड जिसमें आपको डाउट हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको स्ट्रक्चर से रिलेट करो, तो स्ट्रक्चर समझ सकते हो। अच्छा, जैसे ईडीटीए एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का होता है कि ईडीटीए में 4 ऑक्सीजन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। उसके पीछे एक इफेक्ट अभी पढ़ेंगे, कीलेट इफेक्ट होता है। एक ईडीटीए कोई बता सकता है कितनी कीलेट रिंग बनाता है किसी मेटल के साथ, जब ये जोड़ता है तो कितनी कीलेट रिंग बना देता है? सर क्या क्वेश्चन था? सर 5 एक ईडीटीए किसी 5 मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। 5 हाँ, 5 गुड। तो सबसे ज्यादा कीलेट रिंग यही बनाता है ईडीटीए। और जो कॉम्प्लेक्स कीलेट रिंग बनाते हैं ना, उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ईडीटीए के लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि उसमें नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है, लेकिन ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, है ना, वीबीटी के एप्लीकेशन। तो पॉस्टुलेट सारे हो गए हैं, इतने ही पॉस्टुलेट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब वीबीटी के एप्लीकेशन आते हैं कि भाई हम लोग वीबीटी जो पढ़ी है इससे हम लोग क्या क्या थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। तो देखो 2-3 बातें हैं, नोट कर लो। पहला पॉइंट है, हम लोग वीबीटी की हेल्प से क्या क्या बता सकते हैं। पहला पॉइंट, टू डिटरमाइन द शेप, किसी कॉम्प्लेक्स का शेप सजेस्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, उसमें सेंट्रल एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, है ना। ये दोनों बातें हम लोग बता सकते हैं। क्लियर? पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन है, हम लोग कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट भी बता सकते हैं, टू डिटरमाइन
टू डिटरमाइन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट में भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट दो तरह से डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, वो वाला मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग बता सर एक बार ईडीटीए वाला पॉइंट दिखा दीजिए सर उन्हें सर। ईडीटीए। ईडीटीए बस इतना मैंने बताया था कि ईडीटीए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और क्यों करता है ना, तो रीजन लिख सकते हो ड्यू टू किलेट इफेक्ट। उसमें किलेट इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। किलेट इफेक्ट क्या होता है वो अभी पढ़ोगे आगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सब बातें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी। वीबीटी एक लिमिटेड थोड़ी थ्योरी है, बहुत सारी बातें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। वैसे तो 11th में पढ़ा दिया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले में, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2, है ना। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? यस सर। यस इसमें जो n होता है स्मॉल n, कोई बताए मुझे स्मॉल n क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गुड। n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे रख दें तो हमें उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिल जाती है। इसकी यूनिट होती है बीएम। बीएम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पूरा नाम होता है इसका बोर्स मैग्नेटॉन। पूरा नाम क्या होता है? हाँ, बोर्स मैग्नेटॉन। अच्छा, और तीसरा एप्लीकेशन ये होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को उसके मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है ना, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, आइदर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अच्छा, कैसे बताते हैं? तो उसका तरीका ये होता है, हम लोग म्यू निकाल लेते हैं, म्यू मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। और बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 0 आ जाता है तो बोल देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स होगा क्या? डायमैग्नेटिक। और अगर सपोज मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो आ रहा है देन वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक मूवमेंट। तो वो म्यू की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है ना। म्यू अगर 0 आ जाएगा तो बोल देंगे कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, म्यू अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन जो एप्लीकेशंस है, ये मेन 3 एप्लीकेशन होते हैं जो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वीबीटी मैंने आपको पढ़ा दी। अब इसमें हम लोग को एग्जाम्पल्स करने हैं, है ना। और आप जितने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। ठीक है, वो तो बस एनसीईआरटी के 3 4 5 एग्जाम्पल है, वो पढ़ लोगे तो वही पूछ लिया। लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा इसमें वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरने चाहिए, है ना, एक बार। और होते क्वेश्चन बहुत आसान है ना, मतलब इनके क्वेश्चन आपको अगर आपने पढ़ लिया, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए तो पेपर में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द
predict the hybridization, shape and magnetic moment of following complex। ठीक है, ये मैं कुछ कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं और इन कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे हाइब्रिडाइजेशन, शेप या मैग्नेटिक मोमेंट ये पूछा है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल ये समझ लो कि ये एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है और बोर्ड एग्जाम में एक 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीबीटी से आता है ना। 3 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीबीटी से आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। और ये बिल्कुल सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, कोई उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा, एक नंबर उसका हाइब्रिडाइजेशन बताने का होगा, एक नंबर शेप बताने का और एक नंबर उसका मैग्नेटिक मोमेंट या हो सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ दे कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो कैसे करना है अभी आप लोगों को समझना है अच्छे से। ठीक है, जब आप ये 3 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्या मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जिस भी कॉम्प्लेक्स का बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है या शेप पूछा जा रहा है या मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा रहा है, उसका आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। वैसे तो पेपर में आपको दिया जाएगा, वैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था कि 3D सीरीज के जो 10 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको याद भी रखना है ना। मतलब नहीं भी दिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो निकिल का 28 होता है और मैं चलो पहला कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ ये NiCl4 तो कैसे करना है, क्या तरीका है। तो देखो इसका जो तरीका है एक बेसिक ट्रेंड है, एक सिस्टमेटिक ट्रेंड होता है और उसी मेथड को ही बार बार हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है SPDF में। तो निकिल, इस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम क्या है, निकिल है और निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। तो इसका एटॉमिक नंबर 28 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा देखो 1s2 2s2 2p6, ये आप लोग 11th में पढ़े हो 3s2 3p6। ठीक है, और लास्ट में आएगा 4s2 3d8 है ना। 28 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे मुझे, इस तरह से मैंने कर दिया। अब देखो फिर इसको आपको क्या करना, नोबल गैस निकिल के नियरेस्ट नोबल गैस के रिस्पेक्ट में इसको लिख देना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखो तो पूरे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, हो गए कि नहीं। और 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिटल ना लिख के केवल आर्गन लिख दो। या आर्गन लिखने का मतलब क्या हो गया कि लास्ट तक p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 3p6 तक हो गया कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन आपने इस सीक्वेंस में फिल कर दिए। अब बस लास्ट के 2 ऑर्बिटल आपको लिखने हैं उसके बाद। तो कौन से लिखने, 4s2 3d8 है ना, क्योंकि हम लोगों को इन्हीं से मतलब है ना, बाकी ये सब तो फुली फिल्ड है ना। अच्छा तो ये ऐसे लिख दिया। फिर क्या करना है, वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो उस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2+ आएगा और उसकी सेम ऑक्सीडेशन नंबर में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो उस मेटल का सेम ऑक्सीडेशन नंबर, जिस ऑक्सीडेशन नंबर में वो बैठा हुआ है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसमें लिख दो। तो मुझे Ni2+ का बनाना है। तो ये बात मुझे आप लोग बताओ कि निकिल का कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है, इससे Ni2+ का बनाना है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। किस ऑर्बिटल से निकालने हैं, 4s से। 4s। हाँ, ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसी से पहले निकालते हैं, आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल से पहले निकालते हैं, है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट कैसे देखेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो किसका ज्यादा है।
भाई 3 और 4 में 4 ज्यादा है, तो ये फोर्थ सेल वैलेंस सेल हो गई, आउटर मोस्ट सेल। तो इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, अगर मुझे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो क्या करते हैं? सर 3D 7 हो जाता, 3D प्रोवाइडेड 4 0 3D इलेक्ट्रॉन लॉस डी ऑर्बिटल से हाँ निकलते। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उसमें 2 पहले एस से निकालते, फिर एक जो बचा हुआ है तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D सबसेल से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 3D7 हो जाता है लास्ट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्टिव, ये मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ ये सब्जेक्टिव में पेपर में ऐसे ही करिएगा, है ना। 3 नंबर ऐसे नहीं मिलते। एक एक नंबर तो केवल इसी बात का होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखने का। अब देखो, इसके बाद हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं बेटा, और ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो उसमें पहले आप वेल पेनाल्टीमेट सेल के ऑर्बिटल को दिखाइए। पेनाल्टीमेट सेल इसमें थर्ड सेल है, और थर्ड सेल में कौन सा ऑर्बिटल है? 3D। और फिर वैलेंस सेल के ऑर्बिटल को दिखाना है। वैलेंस सेल में 4s है और 4p। जरूरत पड़ेगी तो 4D भी लिख लेंगे, लेकिन हमेशा जरूरी है कि 4D की जरूरत पड़े। अभी मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, फिर देखो बेटा, इसके डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो डी सबसेल में। हुन्स रूल को फॉलो करना है, हुन्स रूल, पाउलीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो पहले मैं क्या करूंगा, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, और अब पेयरिंग कराने लगूंगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, छठा इलेक्ट्रॉन ये, 7वां 8वां। तो ये मैंने D8 कॉन्फ़िगरेशन का, D8 जो सबसेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है कि अपन लोगों को लीगेंड का नेचर देखना होता है। क्या देखना होता है? नेचर ऑफ लीगेंड। अब देखो, लीगेंड यहाँ कौन बैठा है? क्लोराइड आयन। और डब्ल्यू क्लोराइड आयन बताओ, WFL है कि SFL है, क्या है? डब्ल्यू सर WFL है ना, WFL। तो यहाँ पे बस वही आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ये CP नॉक्स जो मैंने आपको बताया है, ये आपको हर बार देखना पड़ेगा। और हेलोजन डोनर क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो यहाँ पे आपको एक बस एक स्टेटमेंट लिख देना सर होता है, पेयर अप नहीं लिख करा देना पाए। होता है कि हाँ, हियर क्लोराइड आयन आर एक्स एज ए weak field ligand, so pairing of electron, so pairing of unpaired electron, pairing, बिल्कुल सही, pairing of unpaired electron will not take place। तो भैया वीक फील्ड लिगेंड है, बेचारा दुर्बल है, कहाँ कराएगा पेयरिंग? तो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर, विल नॉट टेक प्लेस। तो बस ये आपको भाई सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा आपको नौटंकी करनी पड़ती है नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख देना भैया। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आप ओरली सारी चीजें भी करा कर सकते हो। तो देखो, इसका मतलब पेरी नहीं होगी यहाँ पे। वो पेरी नहीं होगी मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वही एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा। जो ग्राउंड स्टेट है वही एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा, क्योंकि पेयरिंग तो हो ही नहीं पा रही है ना। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल डायग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम ग्राउंड स्टेट का जो था वही बन गया है आपका एक्साइटेड स्टेट का। अब देखो, अब मेटल अपने क्या करेगा, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन। और ये याद करो, VBT बोलती है कि कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है मेटल, वैकेंट ऑर्बिटल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उतने ही ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ऑर्बिटल वो देगा, मतलब पार्टिसिपेट कराएगा। और 4 वो खाली वाले, तो इसमें 4 खाली वाले कौन से दिख रहे हैं? एक 4s और 3 4p। तो यही चारों आपस में क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज रहेंगे। बोलो भाई, ये चारों ऑर्बिटल जो खाली वाले हैं
यही आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करके ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कोई पूछे किस टाइप के होंगे तो वो बेटा sp3 टाइप के ही तो होंगे, है ना। sp3 में एक वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल है और 3 इसमें वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल है। और लीगेंड क्या करेंगे, लीगेंड उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक लीगेंड आएगा, लीगेंड यहाँ क्लोराइड आयन है, और वो जो खाली खाली ऑर्बिटल है, खाली खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज होने के बाद वो अपना एक एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देंगे उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी से आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे निकिल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, तो अब हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं लास्ट में। क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख लो हाइब्रिडाइजेशन, 3 बातें पूछी थी ना, तो पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। सेकेंड पॉइंट में सेप पूछा था, अच्छा बताओ अब सेप क्या बोले, sp3 में सेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेट्राइडल, है ना। यहाँ पे वो वाली टेबल हमारे काम आ जाएगी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी, है ना, वीबीटी पढ़ते समय ये बनाई थी कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में तो उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी शेप आ रहा होगा वो लिख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा ये बताओ इस कॉम्प्लेक्स का अगर आपसे पूछा जाए, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल लेंगे √6 है। है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए, और n होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक्साइट, है ना, एक्साइटेड, हाँ ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। ठीक है, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में देखिएगा, आप ग्राउंड स्टेट में मत देखें लगेगा, क्योंकि ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये √8 आ रहा है, और √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 लिख सकते हैं, या और एग्जैक्ट 2.89 समथिंग लिख सकते हैं। तो ये सारे आंसर सही है, कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, आ गया कितना, 2.8, और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या जीरो के बराबर आ रहा है, है ना, ये तो एक नॉन नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर वाइज कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग को ये निकालनी आनी चाहिए, और एक बार समझ लीजिए, इतने में कोई डाउट हो मन में तो पूछ सकते हो, इस प्रोसीजर में कहीं कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो बताइए मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, यस सर। है ना। अब जैसे देखो सेकंड एग्जांपल पे चलो आते हैं। सर थोड़ा सेकंड सा एग्जांपल ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए सर, सेकंड वाला हम लोग हाँ, अच्छा हाँ, नोट कर लो। हाँ सेकंड आप लोग करो, ठीक है, बढ़िया। सेकंड एग्जांपल ये NiCN⁴ 2-। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है ये कॉम्प्लेक्स पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बतानी है, और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है।
हो गया, अटेम्प्ट हो गया। बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? DSP2। Yes, sir. DSP2. यस सर। DSP2 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। DSP2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 आएगा। शेप क्या आएगा इसका? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर लेना। इसका लेना है, ठीक है। और पैराडाइम में क्या आएगा? तो डायामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक ना, बढ़िया, गुड। तो बिल्कुल सही निकाल दिया तुम लोगों ने यार। तो इसमें करना वैसे ही है। अच्छा, जिसका ये वाला हो गया हो तो वो ये वाला कर लो, तीसरा वाला NiCO होल को, ठीक है। और जिसको अगर नहीं हुआ तो एक बार देख ले, समझ ले, है ना। देखो प्रोसीजर अभी भी वही है। जैसे निकिल इस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल एटम है, तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आर्गन लिख दिया, आर्गन लिखते ही 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। मतलब ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर बचे 2 हो जाएंगे 4s में, और बचे फिर 8 इलेक्ट्रॉन 3d में। तो 4s2 3d8, ठीक है। फिर इसके बाद निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो वो 2+ आएगी इस कॉम्प्लेक्स में। तो निकिल 2+ अभी हम लोगों ने करा भी था, 4s0 3d8, 3d8 का केस हो गया। अच्छा, फिर हम लोग इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे। पहले हम लोग 3D ऑर्बिटल दिखाएंगे। पहले पेनाल्टीमेट सेल के ऑर्बिटल दिखाते हैं हम लोग। जब भी ऑर्बिटल पिक्चर बनाइएगा तो पहले इनर सेल के ऑर्बिटल दिखाइएगा। तो इसमें 3D ये हो गया, फिर 4s, फिर 4p, और जरूरत पड़ी तो 4D लेंगे। वैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 4 में 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें से निकिल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो फिल कर दीजिए आप, ठीक है। 4s खाली पड़ा हुआ है, और 4p आगे लिखा नहीं है क्योंकि वो भी खाली हुआ है। तो ये तो ऑर्बिटल सब वैकेंट पड़े हुए हैं। अब इसमें यहाँ लीगेंड का नेचर देखेंगे, तो लीगेंड यहाँ साइनाइड आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइडो कैसा लीगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। Strong field. है ना। तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, ये तो दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये तो पेयरिंग करा देगा। तो लिख लो हियर, साइनाइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, so pairing of electron will take place, pairing of unpaired electron। तो यहाँ पे SFL है, इसलिए पेयरिंग होगी, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वही पेयर अप हो पाएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वही आपस में पेयर अप हो जाएंगे। तो पेयर अप हो जाएंगे तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल हमें क्या मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा ना, सेकेंड। तो उसके d ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल, d सबसेल में एक ऑर्बिटल क्या मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा। और 4s पूरा खाली है, 4p। अब होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, और वहीं से हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, वो 3D का एक ऑर्बिटल जो खाली है वो 4s का एक। अच्छा, टोटल कितने चाहिए ये भी ध्यान रखना। टोटल भैया हमें 4 ही हाइब्रिडाइज करवाने हैं। मतलब लीगेंड अपने 4 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कराएगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपको काउंटिंग के साथ 4 ही ऑर्बिटल क्या कराने, हाइब्रिडाइज कराने, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, ठीक है। डी ये वैलेंस सेल का नहीं है, ये पेनाल्टीमेट सेल का है। डी आपका 3D है, और SOP वैलेंस सेल के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। अच्छा, जब भी d ऑर्बिटल पहले आ जाता है SOP के, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया था एग्जाम्पल में NiCN होल 4 माइनस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और हाँ, बाकी वही सारी बातें आप बोल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका? तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका DsP2। कोई पूछे बताओ इसकी शेप बता दो क्या है इस कॉम्प्लेक्स की। तो DsP2 में शेप आती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कोई बोले भाई मुझे बना के भी दिखाओ शेप इसकी, तो बना देना शेप, क्या दिक्कत है ना भाई। एक स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर क्या रोम्बस टाइप का बनाओ ऐसे। और ये मैंने बेस बना दिया बस। अब इसमें सेंटर पे क्या बैठा दूं? सेंटर एटम है ना, निकल। और हर एक वर्टिसेस पे साइनाइड है। ये बन गया स्क्वायर प्लेनर से, ठीक है। ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, पैराडाया में अगर पूछा जाए भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो म्यूज निकालोगे तो इसका 0 आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो अगर ध्यान से गौर करो, इसमें जो एक्साइटेड स्टेट बनी थी उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? पेयर अप हो गए थे। तो इसमें तो बेटा एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, एन की वैल्यू 0 है। 0 मतलब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर वाइज कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, लास्ट वाला ये वाला NiC, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। NCERT का मतलब NCERT का फेवरेट एग्जांपल है ना, ये बहुत पूछा जाता है NiC। sp3 है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है इसका। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है और डायमैग्नेटिक आता है। सर डायमैग्नेटिक है और सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल शेप है। सर लेकिन इसमें तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में है वो d में शिफ्ट हो जाएंगे, तभी sp3 आता है। इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो देखो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपने करा होगा, तो ये आया होगा आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो 0 है। 0 है। निकिल 0 ऑक्सीडेशन नंबर बैठा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा s से, है ना। जैसे ऊपर वाले दोनों एग्जांपल में निकिल +2 ऑक्सीडेशन नंबर में था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे 4s से, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब जब इसका आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे, इसका पिक्टोरियल अरेंजमेंट दिखाओगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें डी में तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अच्छा, 4s यहाँ खाली नहीं हो पाया, जबकि ऊपर वाले दोनों एग्जांपल में 4s ऑर्बिटल खाली हो गया था। ज्यादातर 4s खाली हो जाया करेगा ज्यादातर एग्जांपल में, देखोगे आप। लेकिन जब 0 ऑक्सीडेशन नंबर का केस होगा तो खाली नहीं पाएगा। फिर लीगेंड देखेंगे, तो भैया लीगेंड तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लीगेंड है भैया, सबसे आगे अगर देखो तो CO ही बैठा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सबसे आगे, यही लाइन में सबसे आगे खड़ा है ना। ये अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग बोल रहा है, जहां से मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो ये CO तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लीगेंड है ना, इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। तो ये तो पेयरिंग कराने के लिए पूरे तरह से तत्पर है, एज पॉसिबल है, जैसे हो सकती है पेयरिंग कराएगा, है ना। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिख देना, हियर कार्बोनिल ligand is a strong field ligand, carbonyl is a SFL, so pairing of electron will take place.
ठीक है, तो यहाँ पे CO पेयरिंग कराएगा ये, क्योंकि इज्जत की बात है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लेके बिना पेयरिंग कराया तो रहेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं। तो देखो है ध्यान रखना, जब भी कभी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा पहले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना है ना। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कहा कि वैलेंस सेल वहां पे खाली हो गया था, 4s4p खाली हो गया था, तो फिर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इनर सेल के डी इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप होने लगे थे, है ना, क्योंकि वैलेंस सेल वहां पे क्या थी, वैलेंस सेल वहां पे वैकेंट थी। बट बेटा अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पेयर अप कराएंगे, अगर पेयरिंग हो सकती है तो यहाँ तो पेयरिंग हो ही सकती है भैया, है ना, लादेन भाई बैठा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, तो ये पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पटक देगा, एक इसमें पटक देगा, है ना, जिससे क्या होगा कि जो D3D ऑर्बिटल है बेटा वो पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा, 3D पूरा D10 मतलब D10 का केस बन जाएगा ये पूरा हरा भरा हो गया, ठीक है, फुली फिल्ड हो गया। लेकिन इससे एक फायदा हो गया कि 4s ऑर्बिटल खाली हो गया। और देखो एक आपको थोड़ा मतलब कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। देखो वैलेंस सेल का s ऑर्बिटल तो हमेशा खाली होना ही पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि बेटा आप देखो वो लिस्ट देखो VBT में हम लोगों ने जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, देखो जरा एक बार गौर करो, सब में s जरूर है, मतलब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं जिसमें s ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइज किए हुए हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। बोलो भाई, s ऑर्बिटल का होना क्या है कंपलसरी, और ये s ऑर्बिटल वो भी वैलेंस सेल का s ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल हैं सभी, SOP तो वैलेंस सेल के ही होते हैं। हाँ डी में एक पॉसिबिलिटी होती है, कई बार वो वैलेंस सेल का होता है, कई बार वो एनर्टीमेट सेल का। तो देखो इसका मतलब 4s को तो खाली होना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही जाएगी, है ना। बोलो भाई, ऐसे बात सुन आई नहीं? Yes. Yes. तो अब बस इसमें यही जो कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, SP sp3 हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो सर हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? सर अगर इसमें देखा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब S से खाली हो जा रहे हैं तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली भी होगी कि नहीं सर? क्योंकि ये तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है। हाँ तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, उस कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड उतने ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, है ना। यस। तो ये कॉम्प्लेक्स जब भी कभी ऐसा केस हो कि एस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग में पार्टिसिपेट करने लगे, तो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ठीक ठाक अमाउंट में निकलेगी और वो कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, ठीक है। तो ये सारी बातें बोलो भाई, समझ आ पा रहे हो ना सभी लोग। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 सेफ हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का टेट्राहाइड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या बोले थे, diamagnetic. हाँ मैग्नेटिक बिहेवियर में डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट कोई पूछे 0 लिख देना, है ना, डायमैग्नेटिक लिख दे। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स के सेफ, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं वैलेंस बाउंड थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा ये मैंने जो तीनों एग्जांपल लिए थे ये मैंने 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए थे, अगर आप ध्यान से देखो इनमें मैंने तीनों एग्जांपल जो लिए थे वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले थे। अच्छा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडाइजेशन या तो तुम्हारा sp3 आएगा या dsp2 आएगा, या एक केस होता है D3s, है ना। Yes. अच्छा अब एक चलो लेते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला केस, ठीक है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में भी समझते हैं भाई, लिखो जरा प्रेडिक्ट द, वही 3 बातें निकालनी बेटा, कुछ नया नहीं है।
predict the shape, hybridization and magnetic moment. Magnetic moment of falling complex. ठीक है, एज पर वीबीटी, मतलब ये कई बार बोल भी जाएगा कि वीबीटी के बेसिस में बताना है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करना है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एक तो अपना वही गरीब एग्जाम्पल FeCN6 FeF6 4 - 1 ये ले लो, और अपना एक वो गरीब एग्जाम्पल ले लो FeCN6 4 - ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को शेप भी बताना है, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, और मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, इसमें देखो पहला वाला मैं कर देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग बताना मुझे, ठीक है। एक में एक समझ लो अच्छे से। तो देखो तरीका अभी भी वही है, जैसे सबसे पहले सेंट्रल एटम जो भी है इसमें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आयरन है सेंट्रल एटम, आयरन का 26 होता है, तो पहले आर्गन लिख दो और फिर 4s2 3d6। अच्छा, एक आपको मैंने शॉर्ट मेथड बताया था, याद करो 11th क्लास में बताया था, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई मेटल ऐसा है जो उसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में आ रहा है, जैसे स्कैंडियम का करना है, ठीक है, तो मैंने बोला था आर्गन लिख दो, उसके आगे 4s और 3d। अब देखो 21 का 2 चला जाएगा 4s में और 1 चला जाएगा 3d में, है ना, डायरेक्ट ये हो गया। तो जैसे टाइटेनियम का करना, टाइटेनियम का 22 है, तो आर्गन लिख दो, उसके बाद 4s एंड 3d। तो इसमें दोनों में दो दो जाएंगे ना, क्योंकि 22 में पहली डिजिट क्या है 2 है, वो 4s में चलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे उसको आप एटॉमिक नंबर से कनेक्ट करके भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे वेनेडियम का करना है, तो वेनेडियम का 23, तो आर्गन 4s2 3d3। लेकिन आपको मैंने दो एक्सेप्शनल केस भी बताए थे, है ना, क्रोमियम और कॉपर, है ना। क्रोमियम में होना तो चाहिए भाई 4s2 3d4, लेकिन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, गलत होता है, रॉन्ग। ठीक है। हाँ, क्यों गलत होता है? सर हाफ फेल और बाइटल मदर फेल। डी सबसेल हाफ फिल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा लेगा, 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लेगा, एक्साइट करा लेगा, ठीक है। तो वो डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे आयरन, आपको आयरन का लिखना, आयरन का 26 होता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर तो दिया ही जाएगा, तो सीधे लिख दो 4s2 3d6, है ना। जैसे निकिल का लिखना है, निकिल का 28, तो आर्गन 4s2 3d8, है ना। जैसे कोबाल्ट का 27, ठीक है, बोलो भाई। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको ज्यादातर कॉम्प्लेक्स वो दिए जाएंगे 3D सीरीज वाले, हम लोग के सिलेबस में 3D सीरीज वाले ही ज्यादातर दिए जाएंगे मैक्सिमम केस में। अच्छा, 3D का लिखना आ गया तो उनके नीचे वालों का तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन बनने लगता है, ठीक है, बोलो भाई। तो वैसे ही उनका लिख देंगे हम लोग, है ना। उसमें फिर कोई तो एक ही सेम सा ट्रेंड चलने लगता है। चलो अच्छा, जैसे आयरन का मैंने लिख दिया, अब मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालनी पड़ेगी, तो बताओ बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है? S2 है ना, +2, बहुत बढ़िया, तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी जल्दी निकाल लेते हो, ये अच्छी बात है। तो आर्गन और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए S से, और D से एक भी नहीं, क्योंकि 2 ही निकालने थे, 3 निकालने होते तो एक D से निकाल लेते। अच्छा, अब बना दो ऑर्बिटल डायग्राम, बना दो जल्दी से।
तो ग्राउंड स्टेट में पहले हम लोग बनाएंगे 3D सबसेल, है ना। अच्छा, ये सभी को डिफरेंस पता है? और ऑर्बिटल और सबसेल में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्बिटल और सबसेल में क्या डिफरेंस होता है? सेट So ऑफ subset ऑर्बिटल is the सबसेल। collection of orbitals. हाँ, क्या चीज? कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। यस। ठीक है। ऑर्बिटल जो होते हैं, सबसेल जो होते हैं, वो ऑर्बिटल सेट ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल आर कॉल्ड सबसेल। ठीक है। तो डी सबसेल बोले, कभी भी मैं डी सबसेल बोलूं तो समझ जाओ सर पूरे पांचों की बात कर रहे हैं, मतलब पांचों पांडव की बात हो रही वहां पे। और अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो 5 में से किसी एक डब्बे की बात हो रही है ना। तो ये है आपका, जैसे आपका घर जो है, आपका जो घर है वो आपका सबसेल है, लेकिन आपके घर में एक ड्राइंग रूम है, एक स्टडी रूम है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के रूम है, तो वो सब क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक है। तो इसमें आप जैसे 3D, आपका 3D जो ऑर्बिटल है उसमें 3D सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, तो ये 5 इसमें, 1 इसमें। अच्छा, 4s खाली है भैया, खाली है, 4p खाली है, सब बढ़िया है। अच्छा, अब देखो लीगेंड भैया कौन है? लीगेंड भैया कौन है? पकड़ो इनको। लीगेंड क्या है? लीगेंड वीक लीगेंड भैया WFL बैठा हुआ। तो नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, कोई पेयरिंग वेरिंग नहीं होगी, है ना, कोई पेयरिंग नहीं होगी। मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वही आपकी इस सिचुएशन में क्या बन जाएगी? एक्साइटेड। तो सेम वही पिक्चर आपको फिर से बना देनी है, क्योंकि पेयरिंग हो ही नहीं पा रही है। हाँ, इसका SvD2 बनेगा, सही कह दिया आपने। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ भाई, एक बच्चे ने बताया जी मुझे sp3d2 Sir, sp3d2. sp3 है ना, sp3 बिल्कुल सही, d2। sp3d2. sp3d2 बन गया। इसके बाद हम लोग Yes. देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम है अपने 6 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराएगा, है ना। कितने? 6 ऑर्बिटल, तो 6 में 1 s हो जाएगा, 3 p और d के 2, है ना। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा इसका sp3d2। ये ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसमें डी में जो दो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं वो कौन से डी होंगे? कोई बता सकता है कौन से डी ऑर्बिटल? 4d. dxy dyz। हाँ, नो ये मैं सर, ये एक्चुअली मैं टाइप पूछ रहा था मैं। तो डी में है तो ये 4D के हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे एक बच्चे ने 4D भी बोला, तो वो 4D है, लेकिन 4D में भी 5 होंगे ना अलग अलग, तो उनमें से कौन से Yes. हैं? ये DX सिस्टम है, वाई स्क्वायर, DZ। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये सब चीजें भी पूछ सकता है, छोटी छोटी बातें सब पूछी जाती है पेपर में। अब सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो हम लोग आंसर क्या देंगे? sp3, सॉरी मैंने D2sp3 बोल दिया, sp3। और सेफ इसका क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ भाई। Octahedral. सेफ ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख जाए तो सेफ आप पहले ही बोल दो ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में और कोई सेफ बन ही नहीं सकती है। यहाँ पे Yes. बस एक यूनिक सेफ होती है ना। और अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको मुझे बताना है, ये नहीं बताऊंगा मैं Paramagnetic. आपको। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू बताऊंगी। 4.89 बोल मैग्नेटो। हाँ, 4.9 है ना। देखो इसमें 4 Yes, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो लिख के 0.9 लगा दो बस। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4.9। वो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, √n+2, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो वो आ जाएगी रूट कितना? 4 × 6 √24। √24 4.9 आ जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका है, ये
ये वाला आप लोगों को करना है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर ये वाला मुझे बताओ आप लोग। ये जो गरीब एग्जाम्पल है Fe(n)(6)4 माइनस, इसका आप लोग को और सर करना है। शेप आ रही है ऑक्टेट एंड से डायमैग्नेटिक। हाँ शेप डायमैग्नेटिक आएगा, ठीक है। शेप तो ऑक्टाहेड्रल आएगी, सही कह रहे हो आप। शेप तो वैसे ही 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कर लो सभी लोग, अटेम्प्ट कर लो, एक बार खुद से जरूर कर लो आप लोग, क्योंकि ये चीजें जब एक बार आप खुद से कर लेंगे, ये पूरा प्रोसीजर आप एक बार खुद से कॉपी में नोट डाउन अपने मन से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी सारी बात, है ना। आपको लगेगा अरे तो बहुत आसान चीज है ये। सर उसका हो हाँ हो गया। ये सर D2sp3 आ रहा है। D2sp3 आएगा, हाँ गुड। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। Fe(n)(6)4 माइनस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस होता है, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। फिर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली होगी आपने 2+, आर्गन 4s0 3d6। फिर आपने वही ऑर्बिटल डायग्राम बनाया होगा, तो पहले आपने 3D सबसेल बना दिया होगा, 3D, ये ग्राउंड स्टेट है बेटा। फिर 4s, फिर 4p, है ना। अब डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको फिल कर दिया होगा 1 2 3 4 5 6। 4s खाली है, 4p खाली है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे जो लिगेंड भाई साहब हैं, साइनाइड आयन है, साइनाइडो लिगेंड है। साइनाइडो लिगेंड में कार्बन डोनर होता है, और कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, पेयरिंग विल टेक, ठीक है। तो सीधे मैं टू द शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, बाकी अब सब्जेक्टिव पेपर में पूरा अच्छे से लिखिएगा ये लाइन, है ना। और पेयरिंग कराना शुरू कर दो फटाफट। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें उठ के पटक जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, है ना। इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होते ही इसका एक्साइटेड स्टेट का डायग्राम चेंज हो जाएगा, इसका एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल डायग्राम अब चेंज हो जाएगा। अब मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, शुरुआत के तीनों ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गए, बाकी 2 डब्बे खाली हो गए। अच्छा, फिर इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा, तो वो कितना है, 6 है। तो टोटल 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें 2 इनर सेल के हो जाएंगे 3D के, एक S और P के तीनों को, क्योंकि मुझे 6 कराने हाइब्रिडाइज, है ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लेन देन के मामले में बहुत खरे होते हैं, है ना। उनका 6 ऑर्बिटल सर चाहिए तो 6 D2sp3 ही हाइब्रिडाइज करेंगे। D2sp3 होगा। sp3 होगा। यस सर। हाँ सर अच्छा D ठीक ठीक ठीक, मैंने हाँ डी पहले लिखना पड़ेगा मैंने बाद में लिख दिया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया D2sp3। और अब ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये डी ऑर्बिटल, ये आपका 3D के 2 डी ऑर्बिटल है, एस आपका 4s का है और पी के तीनों 4p का। और इसमें डी ऑर्बिटल इनर सेल का या पेनाल्टीमेट सेल का बिलोंग कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अब तुम लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सेफ ऑक्टाहेड्रल, और म्यू की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, 0 है ना, क्योंकि डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड हो गए, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, है ना।
सेफ ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई सभी को? यस अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल करते हैं, जेई के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन जैसे देखते हैं, और डिफरेंट टाइप से कुछ क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस और करेंगे तब आपको और इसमें मजा आएगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आप देख लो तो देखो, पहले कुछ जेई के पूछे हुए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं, एडवांस के पेपर में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पहले क्वेश्चन को सब लोग पढ़ लेते हैं। मैच ईच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लिस्ट फर्स्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स गिवन इन लिस्ट सेकंड। तो आपको देखो दो कॉलम दिए हुए, दो लिस्ट दी हुई है, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, है ना। लिस्ट 2 में कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं और लिस्ट 1 में हाइब्रिडाइजेशन। सर हमें उनको मैच कराना है उनको, है ना। तो देखो इसमें, देखो कुछ एग्जाम्पल उन्होंने एनसीईआरटी वाले ले लिए हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में कराए वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे NiCO होल 4, अभी हम लोगों ने करा था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, sp3 आया था। sp3 तो मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल है कि आपको याद हो जाएंगे। अभी हो सकता है ना याद हुआ, एक ही बार किया है, लेकिन ये पूरे चैप्टर में कहो 10-15 बार आपको मिल जाए। NiCO होल 4 कहीं भी देख लेना, sp3 बोल देना, और कैसे आया वो आप समझ गए हो कैसे आया। अच्छा, इसके क्या आया था, NiCN होल 4, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये वाला भी करा था हम लोगों ने, है ना। DSP2 है, ठीक है, इसका DSP2 आ गया। अच्छा, ये अभी गरीब एग्जांपल मैंने बनाया था, Fe F6 4 माइनस, इसमें आया क्या था, आउटर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स sp3 सर D2 sp3 D2 आया। है ना। तो दो तीन एग्जांपल तो ये बिल्कुल फेमस वाले एग्जांपल डाल दिए उन्होंने। बाकियों पे हम लोग निकालेंगे, लेकिन एक बार जरा देखो, इतने से क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिख रहा है। सर C या D में से कोई एक। 6 का मैच उसने P से कराना चाहिए, 6 का मैच। सर डी ऑप्शन में क्यू सर से ही C होगा 5 आंसर। किया गया है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। और सर 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 डायरेक्टली R1 से कनेक्टेड है, और जो क्यू है वो 4 और 5 से कनेक्टेड सर सी होना चाहिए है। सर C होगा आंसर, C। सर, क्योंकि देखा जाए तो सी में DSP2 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होना चाहिए, और जो ऑप्शन बचे हैं हाँ, उसमें 4 बहुत कम में दिख रहा है। ऐसे ही सर एस में भी। है ना। C और B में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है। जैसे क्यू का मैच उसने sp3 का 5 से कराया है ना, और क्यू का मैच इसमें 5 से। अच्छा, इसमें भी 5 से। अच्छा, बी तो वैसे ही हट गया, क्योंकि क्यू का मैच 4 से हो नहीं यस सकता है। अच्छा, 4 से अभी हम लोगों ने चेक ही कहाँ किया यार, 4 सर से चेक आर की सर, लेकिन R का, सर सर R एक का और इसमें 1 सिर्फ C और D में ही है। सर क्यू का फोर्स आर का 1 से है, ठीक है, आर का 1 और से हो सर गया।
सर डी और वाले में 6 6 P और Q quadrant दोनों से अटैच किया गया है। यस सर। डी वाले में 6 को यस सर, सी होगा। पी, अच्छा अच्छा, ये तो C बिल्कुल और ही D गलत हो दोनों गया। से, तो सर ये C तो फिक्स हो गया था, C होगा फिर। DSP2 ही था, तो ये हट गया, तो आंसर हम लोग को हाँ सी मिल गया। बिना ये वाले चेक किए हुए आंसर मिल गया। मतलब कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन इस तरह से दे देते हैं वो लोग कि आपने केवल 3 कॉम्प्लेक्स का की हेल्प से ही निकाल लिया आंसर, आपने बाकी 3 का निकाला नहीं, लेकिन आप लोग करके देखिएगा इनमें, ठीक है, इनका भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल भी करिएगा आप इसमें, तो एग्जैक्ट यही वाला आंसर आएगा, सी वाला, ठीक है, बोलो भाई। यस यस सर। यस सर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे क्वेश्चन में कुछ बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो भी क्वेश्चन हो जाता है, और जेई एडवांस के पेपर में हो रहा है तो फिर मेंस के पेपर में तो फिर ऐसे फंडे बहुत लगेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये आया है, शुरुआत में ही होगा, हाँ ये 2004 में आया एडवांस के पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखो। है ना, बाकी उसमें जो 3 छोड़े हैं वो एक बार आप करिएगा भी, उनका भी देख लीजिएगा क्या है। देखो जैसे ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिए, आपसे कह रहा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें कह रहा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसमें इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट कितने बेटा, +3 सर 2 सब +2 प्लस +2। 2 है, ठीक है। यस सर, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने आंसर मुझे सही बताया +2 ही है, लेकिन जैसे मरकरी की ऑक्सीडेशन लिखते समय कंफ्यूज नहीं हुए आप, मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होती है और +2 भी होती है, सर वेरिएबल होती है इसमें ना। कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 है ना, तो उससे कर सकते हैं संकट मोचन। यस सर, वो टेबल से लेकिन सर प्रेडिक्ट कर। नहीं नहीं नहीं, उसमें भी गड़बड़ है, उसमें 6 वाले में तो होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट में, तो 6 में 3 होता है, लेकिन 4 में वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है इसमें। इसमें वो संकट मोचन टेबल पूरी तरह से नहीं लग पाती इसमें। देखो लॉजिक में आपको बताता हूँ, लॉजिक में देखो, मरकरी नो डाउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, लेकिन देखो समझना, मर्क्यूरस सॉल्ट जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं Hg2 2+, मतलब मर्क्यूरस आयन जो होता है, मैं आपको मर्क्यूरस आयन के बारे में अगर बोलूं तो मर्क्यूरस आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये होता है मर्क्यूरस, ठीक है। मर्क्यूरस आयन में दो मरकरी कनेक्टेड होते हैं आपस में, मतलब मरकरी की एटॉमिसिटी 2 होती है, और मरकरी जब अकेला दिखे किसी सॉल्ट में, मतलब मरकरी की एटॉमिसिटी 1 दिखे, तो समझ जाना वो मर्क्यूरिक है, क्योंकि ये मर्क्यूरिक आयन आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप मरकरी के लिए जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि मर्क्यूरस है कि मर्क्यूरिक है, तो उसकी आप एटॉमिसिटी देखा करो कि मरकरी के यहाँ नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है कि 2 लिखा है। अगर 2 लिखा होता तो मैं +1 ऑक्सीडेशन ले लेता, मतलब मर्क्यूरस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मरकरी की एटॉमिसिटी 1 है, इसलिए मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। समझ में आई आपको बात, मर्क्यूरिक आयन है ये, और कोबाल्ट की एक्स मान लो SCN-4, एक एसएन की -1 होती है, लेकिन 4 एसएन की -4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक ये एक कंफ्यूजिंग टाइप का बिहेवियर उन्होंने शो किया है यहाँ पे, लेकिन
आपको अगर पता है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 4:3d7। अब आप कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो ये 3d7 कौन सा केस हो जाएगा 3d7 है ना। अब देखो 3d7 d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ग्राउंड स्टेट है, अभी तो ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसमें लीगेंड कौन से हैं, लीगेंड क्या है थायोसाइनेटाइन। WFL इसको हम लोग क्या बोलेंगे WFL की SFL क्या बोलेंगे? WFL हाँ WFL, क्योंकि इसमें सल्फर डोनर है ना, ये इच्छाधारी वाला है, लेफ्ट साइड जो एटम वही डोनर है, तो पेयरिंग नहीं होगी इसमें, पेयरिंग नहीं होगी। मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वही बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट। मतलब कितने अनपेयर्ड रहेंगे 3 अनपेयर्ड। बेटा जब 3 अनपेयर्ड होता है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है √15 बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है बोलो भाई, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, है ना। क्लियर होगी बात, बोलो। यस चलो अच्छा, एक ये आपको क्लियर हो गया। मतलब जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा कुछ डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा, है ना, तो वही वाला मैं लूंगा भी, जिससे आपको आइडिया रहे। एक और कोई तो करते हैं। सर आपने नोमेनक्लेचर वाले के बाद कोई और वर्कशीट भी भेजी थी क्या? वर्कशीट हाँ नॉमेनक्लेचर वाले के बाद मैंने भेजी होगी, देखो जरा ग्रुप में देखो। सामने एक वर्नर पे भेजी थी और एक नॉमेनक्लेचर पे भेजी थी। हाँ सर तो वो वही दोनों है। साथ ही में थे। यस अच्छा अच्छा, हाँ वर्नर थ्योरी पे भेजी होगी। ई एन रूल पे भेजी है, ई एन रूल। सर ईएन रूल पे आपने नहीं देखी थी, लेकिन सर जो उसी आपने में वर्णन थी। करी थी उसमें एक क्वेश्चन था इंक्लूडेड। अच्छा अच्छा, कई बार मैं नोट्स जो भेजता हूँ उसमें पीछे पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लिया करो नोट्स, है ना, मतलब अलग से नहीं हो सकता, नहीं भेजिए। नोट्स के सबसे लास्ट पेज में पेस्ट कर दी होगी। चलो सर आप उस अच्छा, ये व्हाट्सएप हो गया। वाले केमिस्ट्री वाले ग्रुप पे भी डाल दिया कीजिए सर, वो कभी कभी पता नहीं चल पाता उस क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक डाल देंगे। तो शीट में कौन कौन सा क्वेश्चन कर सेक्शन कर सकते हैं? अभी कुछ क्वेश्चन तो कर लो पहले, तब तो कर पाओगे। देखो एक ही क्वेश्चन ये ऑनलाइन में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, इन मेटल आयन का उन्होंने क्या पूछ दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे वेनेडियम है, देखो वेनेडियम सभी को पता है भाई, विराट कोहली है 23, तो इसका एटॉमिक नंबर 23 हो गया 4s2 3d3। अब इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी आएगी, +2 +2 +2, तो 4s0 3d3। इसका मतलब डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। ठीक है, अब बताओ इसमें लीगेंड कैसा है CN, SFL सर स्ट्रॉन्ग SFL है ना, SFL है तो पेयरिंग हो जाएगी, यस है ना। तो अगर आपने पेयरिंग करा दी, मतलब अकॉर्डिंग टू VBT, अगर VBT की बात करें तो पेयरिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन VBT कई सारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में फेल होने लगती है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है पूरी तरह से।
क्योंकि अगर वीबीटी की बात सुनेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, इस केस में पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग विल नॉट अकर। ठीक है, अब क्यों नहीं होती है, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं है। इट वाज एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, इसको एक्सप्लेन किया किसने, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वीबीटी पे पूरी तरह से बेस्ड नहीं है, है ना। अगर ये पूरी तरह से वीबीटी पे बेस्ड होता तो जैसे ये वाला एग्जांपल आपको जो दिया गया है वो सीएफटी पे बेस्ड है, और अगर अगर किसी बच्चे ने पेयरिंग करा दी और उसका म्यू बोल दिया √3, वो गलत हो जाएगा, जबकि इसका म्यू आएगा √3 × 5 मतलब √15, ये इसका करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अभी हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी है, और वीबीटी में कई सारी कमियां भी हैं, मतलब कई सारी ड्रॉबैक्स बोल सकते हो या लिमिटेशन बोल सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन है, और कौन कौन सी लिमिटेशन है ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब लिमिटेशन पता होंगी तभी हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि कई सारी केसेस में वीबीटी फेल हो जाती है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। तो ये मैं आपको कहाँ गया भाई, इसकी सीट मुझे चाहिए थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि वो सारी लिमिटेशन एक जगह लिखी हुई है। अरे यार इससे भूल गए। इसमें भी होना चाहिए। ये है ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो वीबीटी की कई सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, और वो पता होनी चाहिए हम लोगों को, वीबीटी कहाँ फेल हो जाती है, मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में हम लोग वीबीटी से कर देते हैं लेकिन बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, हेडिंग यही लिखना है, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 8 बज गए क्या? यस सर। चलो अच्छा, ये यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, मतलब कि मुझे याद दिला देना लिमिटेशन से कराना है। हाँ, होमवर्क कहाँ से करना, होमवर्क देखो बता देता हूँ तुम लोग को। वीबीटी वाला 2 सेक्शन दिए हुए हैं, उसमें पहला वाला करना है, दूसरा वाला नहीं करना। देखो सेक्शन A B C तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, वर्नर थ्योरी तक हो गया होगा। अब जो सेक्शन E है, ये करिएगा आप लोग, इसमें वीबीटी और सीएफटी मिक्स करके दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, बस इसमें E4 जो है वो सीएफटी पे बेस्ड है, बाकी सारे वीबीटी वाले ही हैं, तो बस ये तीनों कर लेना। ठीक है ना,
और जो 6 देखो, जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख जाए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में वीवीपी फेल हो जाती है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में सीएफटी से आंसर देना ज्यादा सेफ रहता है ना। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें सारे एग्जांपल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, तो इसमें कुछ कुछ में वीवीपी फेल हो जाएगी। देखो उसने नाम भी ले लिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो ये वाला अभी छोड़ देना मतलब, ठीक है। तो है ना? इसमें यार पहला वाला कर लो आप लोग, सेक्शन डी वाला कर लो। सेक्शन डी में वीवीटी वाले इन्होंने डाल दिए, तो सेक्शन ई में सीएफटी वाले डाल दिए, है ना। ये किया, यहाँ पे ये हेडिंग नहीं लिखनी चाहिए, ये वीवीटी वाले और ये सीएफटी वाले, ठीक है। तो आप लोग सेक्शन डी तक करना, ठीक है, सीट में सेक्शन डी तक करना, जी ठीक है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे करेंगे। थैंक यू सर सर। थैंक यू ठीक है। सर। सर ओके, हाँ बताओ कुछ कह रहे हो? सर आपने जो वो वर्कशीट दी उसमें कुछ डाउट थे वो बता दीजिए। वर्कशीट दिया है, जो आपने सब क्वेश्चन वाली है। हाँ वही मैं ढूंढ रहा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना। बताओ। सर इसमें 24 वाला है, बता दीजिए। 24, Yes. 24 ये वाला है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सर मतलब कैसे करेंगे जब मोलैरिटी। सर ये हो गया। देखो देखो मैं बता दूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar silver nitrate required for complete precipitation of chloride and present in 30 ml of 0.01 molar solution of complex। देखो एक आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है CrH2O5। जिन बच्चों को डाउट पूछना है वो क्लास में प्रेजेंट रहे, बाकी जैसे नहीं डाउट है तो लीव भी कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, उन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा जो काउंटर आयन है, मतलब जो डब्बे के बाहर है ना। तो डब्बे के बाहर 2 ही Cl है, तो 2 मोल रिएक्ट कर जाएगा और 2 मोल AgCl का वाइट पीपीटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स लिया गया है उसका सॉल्यूशन दिया गया है, और सॉल्यूशन है तो उसकी मोलरिटी भी होगी, तो उसकी मोलरिटी इतनी दी गई 0.01, और इसका वॉल्यूम कितना लिया गया 30 ml। और इसको किससे ट्रीट करा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की मोलरिटी दे दी है, अच्छा वॉल्यूम उसने नहीं दिया है और वॉल्यूम ही पूछ रहा है। Yes. सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क चला गया था बीच में, तो अभी फिर से शेयरिंग हो रही है।
अजित अचित बेटा हो कि नहीं, चले गए? हाँ सर। बस 2 मिनट वेट करो, अभी ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। हो गया। होता क्या है ना कि कई बच्चे एक साथ जब लीव करते हैं तो नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है उस समय। ठीक है, देखो अभी ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हो रही है, मैंने रिएक्शन लिखी। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन है तो इसकी मोलरिटी भी होगी, मोलरिटी दी हुई है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, और उसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट की मोलरिटी 0.1 है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, और जी इसने एक वर्ड वर्ड यूज किया, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। तो अब जैसे याद करो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं ए प्लस बी से कुछ बन रहा है प्रोडक्ट, अगर दोनों ही कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक मोल मोल बैलेंस इक्वेशन लिखते थे, है ना, याद आ रहा है कुछ? जी सर। उसमें क्या करते थे, जैसे कोफिशिएंट जो ये रिएक्टेंट है इसका कोफिशिएंट 1 है, उसको रेसिप्रोकल में लिख देते थे 1/1, और उसी रिएक्टेंट जो भी है उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देते थे, और वो मोल बराबर हो जाते थे दूसरे वाले रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है उसका भी रेसिप्रोकल कर दो इनटू उसके मोल। ठीक है, ये मोल मोल बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब देखो मोल को मोलरिटी के टर्म में लिखना हम लोग को आता ही है। मोल को मोलरिटी टर्म में कैसे लिखते हैं? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अच्छा, वॉल्यूम एमएल में है तो लीटर में चेंज कर दो भाई, एमएल से लीटर से चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या करेंगे, इधर मोलरिटी इतना है, वॉल्यूम अगर मैं एमएल में ले रहा हूँ इनटू लीटर 10.3, तो देखो दोनों तो 10.3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ये वॉल्यूम बताओ कितना आ रहा है? 60 ml आ रहा है क्या? है ना, देखो 60 ml आ रहा है, तो या 6 ml आ रहा है, देख लो सही से देख लो, मुझे लग रहा है कि 6 आता दिख रहा है, 6 ml आ रहा है, आ रहा है। तो बस हाँ 6 आएगा, बस यही आंसर होगा। ओके सर। सर एक ठीक सर है, सर जो इंटेक्स का 5th वाला है सर, उसमें मतलब आयन नहीं लिखा था। इंटेक्स में 5th वाले सर में, अब एग्जिट कर सकते हैं ना अगर अब डाउट्स ना। हाँ बेटा बिल्कुल, क्लास ओवर हो गई है अब, ये तो जिसको डाउट है वो अपना पूछ पूछ रहा है डाउट, है ना, क्लास सर ओवर हो 4th गया। वाला। कौन सा 4th वाला? सर ये इंटेक्स का 9.1 का 4th। क्वेश्चन नंबर बताओ तो मैं सर समझूं। सर 9.1 का 4th। अच्छा ऐसे बताया करो 9, क्योंकि 4th में तो मैं कंफ्यूज जाऊंगा ना कि कौन सा 4th। देखो 9.1 का 4th, में कह रहा है एमीन ब्रोमाइडो क्लोरिडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट सेकेंड। पूछा क्या है इसका? फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला देखो जो जो बोलता जा रहा है वही वही लिखते जाएंगे हम लोग। पहले उसने एमीन सर बोला, एमीन। सर इसमें हाँ ये बताओ। पूछना है कि सर इसमें आयन नहीं होना चाहिए आपकी में। सर आयन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो दी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही दी है, तो आयन में तो नहीं, न्यूट्रल ही है। नहीं देखो, हो सकता है कि पूरे डब्बे पे नेट चार्ज 0 आ रहा है, इसलिए उसने आयन नहीं लिखा है ना, वो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। यस सर। वो बिना बिना चेक किए ऐसे नहीं बोल सकते ना हम लोग। हो सकता है कि डब्बे पे नेट चार्ज 0 आ रहा है इसलिए आयन, देख चेक कर लेते हैं। देखो एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, तो ये एक लिगेंड क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो भी बैठा है, अच्छा भाई ONO बैठा दो, और फिर प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम हो गया, और प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है,
ठीक है। अब जरा देखो, अमोनिया पे चार्ज 0 है, ब्रोमाइड पे -1, क्लोराइड पे -1 और नाइट्राइट पे भी -1। तो इसमें पूरे डब्बे पे कितना चार्ज आ गया? -1। आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस पूरे डब्बे पे नेट चार्ज आ रहा है -1। तो मतलब यस सर। इसमें लास्ट लास्ट में आयन लिखना चाहिए, है ना। यस सर। एन एनसीईआरटी वाले भी गलतियां करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। एनसीईआरटी पूरी 100% एरर फ्री थोड़ी ना है। देखो तुमने एक गलती ढूंढ दी यहाँ पे। ठीक है, तो आयन होना चाहिए, ये नहीं लिखा इन लोगों सर ने। 6 वाला 30,000 बता दीजिए। कौन सा 6 नंबर सर इसी का? 6। यस सर, इसी का। इसी का 6 में देखो कह रहा है आयरन 3। अच्छा, ये डब्बे के बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में कभी मेटल का नाम लिखते ही नहीं है, तो ये तो काउंटर आयन है आयरन 3। फिर हेक्सा साइनोफेरेट, तो हेक्सा साइनो 6 साइनो है, फेरेट ये डब्बे के अंदर बैठा है क्योंकि 8 लगा है। अब देखो डब्बे पे चार्ज देख लो, फेरेट मतलब आयरन पे 2 है लास्ट में, और साइनाइडो -6। तो डब्बे पे नेट चार्ज कितना है? -4 है। अब ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इधर 3 इधर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? Fe4 FeCl6 होल थ्राइस, ये यस बनेगा। सर। ठीक है ना। जी सर। और किसी में डाउट बोलो, नहीं सर। किसी भी बच्चे। सर हाँ अचित बेटा, किसमें डाउट है? ये थर्ड वाला एक है, उसमें डाउट है, एग्जाम्पलर का। हाँ, एग्जाम्पलर का 3rd नंबर। अच्छा, ये वाला। इसमें देखो क्या रहा है, 0.1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स treated with excess of silver nitrate, 0.2 मोल ऑफ AgCl ऑक्टेन। है ना। देखो इसके कह रहा है कि 0.1 मोल से 0.2 मोल बन रहे हैं, मतलब जस्ट डबल बन रहे हैं AgCl के मोल। तो इसके अंदर डब्बे के बाहर कितने क्लोरीन होंगे? 2 क्लोरीन होंगे, है ना। और अगर 2 क्लोरीन होंगे तो और बाकी तो सब अंदर बैठ जाएंगे क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन है कितने? 3 है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा भाई, डब्बे के बाहर 2 क्लोरीन बैठा दो, एक क्लोरीन जो बचा है अंदर, अमोनिया सारी अंदर, और कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोबाल्ट 3 में है तो 6 होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये कह रहा है किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 1:3। तो देखो ये कैसे बताओगे कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? The molar conductivity is directly proportional to I. नहीं नहीं नहीं, ये आपसे ये पूछ रहा है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि NaCl है ना, NaCl ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? 1:1 टाइप का है कि 1:2 टाइप का है? सर ये तो 1:1 टाइप। 1:1 है ना, क्योंकि ये पानी के अंदर एक कैटायन देगा और एक ही एनायन देगा। लेकिन ये पानी के अंदर एक कैटायन देगा लेकिन 2 एनायन देगा, तो ये 1:2 टाइप का होगा। ओके सर। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है, सेकंड वाला। ठीक है, वो तो आयनिक कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, आयंस के बेसिस। एक और डाउट है जो ये निकालना था, क्वेश्चन नंबर 40। ये एनटीए वाले हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। यस। ये 40 यस। 40 में कह रहा है En ऑफ मेटल इज X, En ऑफ कॉम्प्लेक्स इज Y, X+Y। हाँ, तो इनका En निकाल लो आप। En, अरे देखो इसमें स्मार्ट ट्रिक लगाओ। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेटल के साथ कार्बोनिल अटैच्ड है ना, तो नाइट्रोसिल है। तो तुम लोग को मैंने बताया था मेटल कार्बोनिल En रूल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? चेक करते हैं। है ना, मेटल
कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल फॉलोज ईएन रूल। तो इसका ये नंबर 36 होगा। अच्छा ये भी मेटल कार्बोनिल है तो इसका ये नंबर भी 36 होगा। और दोनों का सम बोल दिया है तो सम कर दो 72 आ जाएगा। सर इसमें ये जैसे तो ऐसी फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना थोड़ा निकल नहीं रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। नहीं, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। हाँ फॉर्मूले से ये वाले में थोड़ी सी अभी दिक्कत आएगी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पता होगा तभी कर पाएगा बच्चा। ये वाला तो हो जाएगा। सर जैसे उसका कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 नहीं सर ठीक है सर मतलब हो जाएगा। फॉर्मूले से कुछ गड़बड़ कर हाँ दी मैंने। फॉर्मूले से करो, वो फॉर्मूला जो है ना उससे हो जाएगा। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 नहीं NO2 प्लस में, इसमें आयरन की निगेटिव आएगी -2 आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि NO+1 में बैठा हुआ है और CO तो वैसे ही 0 होता है। तो आयरन की निकालोगे ना -2 आएगी ऑक्सीडेशन, -2 के रिस्पेक्ट में करना है ना। तभी गड़बड़ हो गया था। क्योंकि NO की +1 है, 2 NO है तो आयरन की -2 आ जाएगी। ठीक है जी सर। चलो फिर और किसी बच्चे को तो नहीं डाउट है कोई? चलो फिर एंड करें क्लास। यस